लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है, बस हमें अपनी रफ्तार तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़ करके कल अपनी मेहनत का नया इतिहास लिखना है। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तामकर एंड आई वेलकम यू ऑल इन ड्रीम क्लास। आज हम फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के टॉप 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। क्योंकि ना एग्जाम में बच्चे किस चीज में मिस्टेक करते हैं, जब वो एमसीक्यूज को देखते हैं तो उन्हें लगता है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है और मैं सॉल्व कर लूंगा। बट वो एक मार्क्स के क्वेश्चन में भी जहां हमने एक गलत टिक लगाया, हमारे 1 मार्क्स क्या होता है, हमारा 1 मार्क्स क्या होता है, कट हो जाता है। तो आज मैं ये कोशिश करूंगी कि जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, आज वो सारे कॉन्सेप्ट को मिला करके मैंने 20 एमसीक्यूज जो टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वैसे क्वेश्चंस आज मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं और मैं उन्हें सॉल्व कराने की आपको कोशिश करूंगी। अगर आपके अभी भी ना इन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं तो मैंने ये क्लास 10th का बैच है मेरा, यहाँ पे मैंने हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर के कम से कम मैंने 10 लेक्चर्स में आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर करके समझा रखा है। और यहाँ पे आप कोर्स की मोर डिटेल्स के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और आप अगर इस कोर्स को ज्वाइन करोगे तो आप हर एक चैप्टर के वीडियोस, लेक्चर और उसमें जो पीडीएफ नोट्स वगैरह है उस पे सब कुछ अपलोडेड है। उसके साथ में जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, मैंने वहाँ पे नोट्स भी वो पीडीएफ के साथ पूरे अपलोड कर दिए हैं और साथ में आपको वहाँ पे उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो आप डेफिनेटली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और इसकी मोर डिटेल्स आपको वहां से मिल सकती है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन ये, और कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, जिसका जितना भी स्कोर रहेगा वो डेफिनेटली मुझे आप बताओगे। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप बिल्कुल भी बुक नहीं खोलोगे, ठीक है। मैंने हर एक क्वेश्चन को इस पे जब मैं वीडियोस लेक्चर में पढ़ा रही थी तो हर एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से आपको समझाया था। तो जो भी बच्चा जो वीडियोस लेक्चर पूरा क्लियर करके आया होगा, जिसकी अंडरस्टैंडिंग फुल होगी कॉन्सेप्ट पे, उन्हें ये 20 क्वेश्चंस बिल्कुल हलवा लगेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे गिवन है, करंट इज अ डैश क्वांटिटी। सबसे पहले ये बताओ, अपन ने क्लास 9th में भी पढ़ा है और क्लास 10th में भी पढ़ा है कि जो अपन कैसे कौन सी क्वांटिटीज, 2 क्वांटिटीज पढ़ते हैं। पहली क्वांटिटी हमने पढ़ी है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी हमने पढ़ी है वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, करंट इज अ डैश क्वांटिटी। जो हमारी करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले अपन ये क्लियर करते हैं, ये वैसे मैंने बहुत बार बताया बट फिर भी एक बार रिवाइज कराती हूँ कि हमारी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड हो, और हमारी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका एक मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अब काफी बच्चे आप लोग उसमें से कहोगे कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर उसकी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि हम क्या कहते हैं कि मैं 50 किलोमीटर चल रहा हूँ, तो मैं 50 किलोमीटर सिर्फ एक वैल्यू बता रही हूँ, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रही हूँ 50 किलोमीटर, ठीक है। और यही अगर मैं कह दूँ कि मैं 50 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में कह रही हूँ, तो अब यहाँ पे ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि मैंने आपको 50 किलोमीटर के साथ साथ में क्या बता दिया है, 50 किलोमीटर के साथ में मैंने आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता दी, तो वो डायरेक्शन अपन को गिवन है तो क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं आपको सिर्फ बोलूं कि 50 किलोमीटर बस में चली तो वो क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करंट इज अ डैश क्वांटिटी। हमें जब भी कोई करंट बताता है तो कैसे बताता है, करंट की कैसे फ्लो हो रहा है। जैसे हमने बोल दिया 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें कभी भी कोई भी क्वेश्चन गिवन रहता तो हमें ये नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। सो करंट का हमें हमेशा क्या बताता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। और सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड किसमें होता है, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी में होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, करंट इज अ डैश क्वांटिटी, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, करंट इज अ, बताओ तो, इतना पूरा आंसर बता दिया फिर भी नहीं समझ में आ रहा, फटाफट से आंसर बताओ। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया सब बच्चों को, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। करंट एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है ये, और आज से कोई भी बच्चा स्केलर और वेक्टर में कंफ्यूज मत होना। स्केलर क्वांटिटी कौन सी रहती है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी रहती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे है, What is the commercial unit of electrical energy? आहा, ये बात तो मैंने लेक्चर में 10 बार बताई थी और हर एक लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ये चीज मैंने आपको रिवाइज भी कराई थी। क्या क्वेश्चन गिवन है, What is the commercial unit of electrical energy? ऑप्शन ए गिवन है जूल, ऑप्शन बी गिवन है किलो जूल, ऑप्शन सी गिवन है किलोवाट आवर, ऑप्शन डी गिवन है वॉट आवर। जो हमारे कॉमर्शियल
है कि जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है वो उसकी कौन सी यूनिट में आती है। इस टाइप के मैंने लेक्चर्स में भी आपको वो सॉल्व कराए थे, क्वेश्चन सॉल्व कराए थे कि इतना यूनिट हमें गिवन रहती थी, उससे जो अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते थे वो अपन कैसे कैलकुलेट करते थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी थे कि अपने घर में जो मीटर बिजली का बिल लगा होता है उसमें जो अपन रेट हमारे यहाँ बिजली का बिल आता है ना, उसका रेट अपन अपने आप से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही पूछ रहा है ना, कॉमर्शियल यूनिट जो अपने यहाँ डे बाय डे, डे टू डे लाइफ में जो इलेक्ट्रिसिटी बिकती है वो कौन सी यूनिट में बिकती है। तो कौन सी यूनिट में बिकती है, फटाफट से आंसर बताओ। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं चलेगी, कोई भी बच्चा अपनी बुक को जाके नहीं खोलेगा, ठीक है। तो आंसर मैं बता रही हूँ, आप लोगों ने कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन किसका किसका सही था, फटाफट से मुझे बताओ। सेकंड क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए या फिर बी या फिर सी या डी, फटाफट से बताओ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किलोवाट आवर जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहती है उसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद है ना ये सब चीजें, एसआई यूनिट अधिकतर एमसीक्यू के फॉर्म में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसीलिए कोई भी बच्चे को एसआई यूनिट, तो हर एक एसआई यूनिट जितनी भी एसआई यूनिट है आप एक अलग से पेपर ले लो, उसमें नोट कर लो। मैंने नोट भी कराया है बच्चों को लेक्चर में, है ना। तो ये सारी चीजें आप क्या करो, एक पेपर में ले लो, उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं, जो एसआई यूनिट्स होती हैं वो आप नोट करते चल सको, ताकि जब एग्जाम में यही सारी चीजें पूछे तो आप इसमें मिस्टेक नहीं कर रहे हो। क्लियर हो गया। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, किलोवाट आवर। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, device of higher power used at home have lower resistance। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है। तो क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से रीड करो। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, डिवाइस ऑफ हायर पावर यूज्ड एट होम हैव लोअर पावर। ये क्वेश्चन हमारा ट्रू है या फॉल्स है, हमें ये बताना है। सबसे पहले ये बताओ कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता था वो क्या होता था। जब हमें रेजिस्टेंस पता होगा तब तो हम बता पाएंगे कि जो रेजिस्टेंस है तो उसका हाई पावर लो पावर कैसे वो डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता था, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसकी, कंडक्टर की, जिसकी वजह से जो हमारा रेजिस्टेंस क्या करता है, एक कंडक्टर पे इलेक्ट्रिसिटी के करंट को क्या करता है, अपोज करता है। मतलब कि करंट आराम से अपना ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाना चाहता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट को रोकता है कि नहीं तू आगे नहीं बढ़ सकता। तो जब किसी भी चीज की हाई पावर रहेगी, मतलब कि हाई पावर का मतलब क्या है, उसमें करंट ज्यादा जा रहा होगा, और करंट ज्यादा कब जाएगा, जब हमारा रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम रहेगा। जब हमारा रेजिस्टेंस कम रहेगा तो हमारा पावर क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डिवाइस ऑफ हायर पावर, पावर ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ऑफ कोर्स मैंने आपको इतना समझा दिया तो ये स्टेटमेंट ट्रू है ना। अगर यहाँ पे लिख देता डिवाइस ऑफ लोअर पावर हैव लोअर रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पे लो कर देता तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहीं पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे आप क्या करोगे, मिस्टेक कर रहे होगे। इसीलिए हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ करके आगे बढ़ो। सो क्लियर है ना ये पॉइंट कि जो हमारे हायर पावर के डिवाइसेस रहते हैं, हाई पावर के डिवाइसेस मतलब कि जिनमें ज्यादा करंट यूज होता है, जिनमें ज्यादा करंट यूज होता है उनका जो रेजिस्टेंस रहता है वो क्या रहता है, उनका रेजिस्टेंस लो रहता है। जब रेजिस्टेंस कम रहेगा तब ना उनकी पावर हाई रहेगी। सो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। 12 वोल्ट means the work done to carry a unit charge from one point to another is 12 जूल। इस स्टेटमेंट पे भी हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आप एक वीडियो को पॉज कर सकते हो, ये अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करो। पहले आप मेरे समझाने से पहले आप ये क्वेश्चन को दोबारा सोचो, ताकि एग्जाम में आप मिस्टेक ना कर रहे हो, है ना। क्योंकि हर एक क्वेश्चन को तो अगर आप मेरे से समझ करके करने लग जाओगे, बिना ही अपना दिमाग लगाए और आप वीडियो सॉल्यूशंस आप देखते चले जाओगे, तो आप अपने माइंड को यूज नहीं कर पाओगे। और मैं ये चाहती हूँ कि हर बच्चा अपने माइंड को, हर चीज़ों को, जो भी मैंने लेक्चर्स में पढ़ा रखा है वो सारी चीज़ें आप क्या करो, रिमाइंड करो अपने माइंड में, ठीक है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है,
12 volt means that the work done to carry out a unit charge from one point to another point is 12 joule. 12 volt क्या होता था? किसी भी कोई भी एक हमारा पॉइंट रहता था और उस पॉइंट से जब अपन किसी भी चार्ज को उठा करके किसी भी एक पॉइंट तक ले जाते थे तो उस पॉइंट तक लेके जाने में जो हमारी एनर्जी रहती थी वो अपन किस में लेते थे? जूल्स में लेते थे। और अपन को क्या कह रहा है कि अपन ने 12 वोल्ट वर्क डन किया है, तो क्या कह रहा है? एक बार फिर से करो, 12 वोल्ट मींस दैट द वर्क डन टू कैरी आउट अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज 12 जूल। तो ये तो करेक्ट है ना? कितनी बार मैंने आपको वोल्ट की डेफिनेशन समझाई थी, याद है ना? वोल्ट की, एम्पियर वगैरह की सब चीजों की मैंने आपको बता रखी है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या होगा? ट्रू होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन था, किसी को कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 देखें। देखो फिर ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है 746 वॉट मेक्स डैश हॉर्स पावर। अब बताओ जल्दी से। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं? 1000 वॉट होते हैं। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते थे? 746 वॉट। क्या मैंने बताया? फिर से मैं रिपीट करती हूँ। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि 1 किलोवाट आवर में कितने वॉट होते हैं? 1000 वॉट होते हैं। और मैंने आपको इसी के साथ में बताया था कि काफी बार एग्जाम्पल में या फिर क्वेश्चन में, एग्जाम में हॉर्स पावर के फॉर्म में भी पूछ लेता, तो वही क्वेश्चन आ गया ना। देखो तो क्या बताया था? एक वॉट में जो एक हॉर्स पावर होता है, सॉरी, जो हमारा 1 हॉर्स पावर होता है उसमें कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट होते हैं। तो आंसर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। देखो ये अपोजिट घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। हमें क्या पता है कि एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट होते हैं। और यहाँ पे क्या पूछा है कि 746 वॉट मिल करके कितने हॉर्स पावर बनते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? अपना 1 आएगा। आई होप आप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर है, याद है ना? ये सारी चीजें मैंने आपको वीडियोस लेक्चर में बता भी रखी हैं। और ये सारी चीजें अभी भी जो क्वेश्चंस मैं जिन्हें समझा रही हूँ उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो आप डेफिनेटली ये मेरे कोर्स को जाके चेक कर सकते हो। ये कोर्स में आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि नंबर है 6200733858 था। क्या कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो? 6200733858। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके इस कोर्स की सारी डिटेल्स ले सकते हो। इस कोर्स में मैंने हर एक क्वेश्चंस को आराम से आपको बिल्कुल भी सॉल्व कराया। हर एक लेक्चर में मैंने क्या जूल की डेफिनेशन होती है, क्या वोल्ट होता है, किसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हर चीजों को मैंने इतनी बार आपको रिवाइज करा चुका है कि ये जो क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ, अगर जो भी बच्चा वो वीडियोस लेक्चर से पढ़ करके इस लेक्चर में पार्टिसिपेट कर रहा है, इस MCQ 20 MCQs में साथ सॉल्व कर रहा है, उसकी सारी चीजें हलवा लग रही होंगी। क्योंकि मैंने उन वीडियोस लेक्चर में बार यही चीजों को बार प्रैक्टिस कराया, बार रिवाइज कराया है। 20 MCQs वगैरह वहां पे भी मैंने बहुत सारे सॉल्व कराए हैं। तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को जाके चेक कर सकते हो। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा गिवन है 2 रजिस्टर आर इन पैरेलल व्हेन दे हैव डैश कॉमन पॉइंट। देखो रेजिस्टेंस आपकी बात पूछ रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? पैरेलल कनेक्शन। यहाँ पे अपन से पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहा है। और अपन ने क्या पढ़ा था? अपने कनेक्शंस कितने टाइप के 10th क्लास में अपन ने कितने टाइप के कनेक्शंस पढ़े हैं? सीरीज कनेक्शन पढ़ा है और अपन ने पैरेलल कनेक्शन पढ़ा है। सीरीज कनेक्शन में हमारा क्या होता था कि when two or more resistors are connected end to end, जब 2 रेजिस्टेंस आपस में एंड टू एंड एकदम आजू बाजू कनेक्टेड होते थे, एंड टू एंड कनेक्टेड होते थे, तो उस कनेक्शन को अपन क्या बोलते थे? सीरीज कनेक्शन बोलते थे। और जब हमारे 2 रेजिस्टेंस किसी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होते थे तब उसे अपन क्या बोलते थे? पैरेलल कनेक्शन में। याद आ रहा है ना? जब कोई भी 2 रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड होते थे तब उसे अपन बोलते थे कि जो हमारे रेजिस्टेंस है वो कैसे में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। और जब कोई भी 2 रेजिस्टेंस हमारे किसी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होते थे तो उसे अपन क्या कहते थे कि जो हमारे रेजिस्टेंस है वो किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे पैरेलल में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 2 रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। वो 2 रेजिस्टेंस कैसे हैं? पैरेलल में है। उन्हें अपन पैरेलल में कब कह सकते हैं? व्हेन दे हैव डैश कॉमन पॉइंट। जब 2 रेजिस्टेंस किस पॉइंट से जुड़े होते हैं? एक कॉमन पॉइंट से। तो यहाँ आंसर क्या आएगा?
टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल व्हेन दे हैव वन कॉमन पॉइंट। दो रेजिस्टेंस को अपन पैरेलल में तब बोल सकते हैं, अपन कब बोल सकते हैं कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, जब वो दो रेजिस्टेंस हो वो किसी भी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो, तब अपन बोल सकते हैं कि जो हमारे दो रेजिस्टेंस है वो किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। सीरीज कनेक्शन में क्या कब बोलते हैं, जब कोई भी दो रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। और अपन पैरेलल में कब बोलते हैं, जब कोई भी दो रेजिस्टेंस किसी भी एक सेम पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं, तब उसे अपन क्या बोलते हैं कि जो हमारे रेजिस्टेंस है वो किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मैच द फॉलोइंग। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कॉलम ए में हमें गिवन है लोअर करंट, बी गिवन है बल्ब, थर्ड गिवन है हायर पावर, यहाँ पे गिवन है पैरेलल, लोअर रेजिस्टेंस, हायर रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो यहाँ पे एक आपको एमसीक्यू वाला वही क्वेश्चन, सेम मैंने अभी आपको जब वो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन कराया, सेम एक वही क्वेश्चन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। क्या आपको नजर आ रहा है? हाँ, आँख खोल के बैठोगे तो जरूर नजर आएगा। आँख के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठोगे तो इसमें से 3 पार्ट्स में आपका एक पार्ट तो डेफिनेटली पहले ही सॉल्व हो जाएगा। तो फटाफट से बताओ कि अभी मैंने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कराया था, पावर वाला। मैंने क्या बताया था कि जिस भी चीज का हाई पावर होता है उसका क्या होता है, जब हमारा जो रेजिस्टेंस रहता है, जब हमारा क्या रहता है, रेजिस्टेंस लो रहता है, तो हमारी जो पावर रहती है वो हाई रहती है। तो यहाँ पे लोअर रेजिस्टेंस दिख रहा है अपन को, जब हमारा रेजिस्टेंस लो रहता है तो हमारी पावर क्या रहती है, हाई रहती है। तो यहाँ पे थर्ड वाला क्या करेक्ट होगा, हायर पावर का क्या होगा, लोअर रेजिस्टेंस। क्लियर है? थर्ड वाले का आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। फिर देखो जो मैंने क्या है, फिर यहाँ पे देखो लोअर करंट, जब हमारा लोअर करंट, जब हमारा करंट क्या रहता है, लो रहता है। जब हमारा करंट लो है मतलब कि करंट कम फ्लो हो रहा है, और करंट कम फ्लो कब हो पाता है, जब हमारा क्या रहता है, रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए का क्या होगा, जब हमारा लोअर करंट है, करंट आसानी से फ्लो हो ही नहीं पा रहा है, जब करंट बढ़ ही नहीं पा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस पक्का हाई होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस उसको अपने आगे से बढ़ने ही नहीं देगा, है ना। याद है ना रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती थी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मेरे साथ फिर से रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आप लोग रिवाइज करोगे, फिर से एक बार बोलो, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्लियर है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। तो यहाँ पे लोअर करंट है मतलब कि करंट आसानी से फ्लो ही नहीं हो पा रहा है। करंट आसानी से फ्लो कब नहीं होगा, जब उसका रेजिस्टेंस जो रहेगा वो हाई रहेगा। तो यहाँ पे ए का फर्स्ट वाले का कौन सा सही है, थर्ड वाला। और हाई पावर कब होता है, जब हमारा लोअर रेजिस्टेंस होता है। और यहाँ पे सेकंड तो वैसे सभी बच्चे लगा लेंगे, यहाँ पे बल्ब जो होता है वो हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता है। लेकिन ये बताओ कि बल्ब को अपन, जो हमारा बल्ब होता है उसको अपन पैरेलल में कनेक्ट क्यों करते हैं। यहाँ पे तो सही है कि आप मतलब लगा लिए कि 3 में 2 हमसे बन गए, थर्ड वाले का जो बचा वही होगा। बट अगर एग्जाम में ऐसा आपसे ये भी क्वेश्चन काफी बार मैंने आपको, जब मैं पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने ये चीजें आपको पढ़ाई थी कि जो हमारा पैरेलल कनेक्शन रहता है उसके क्या एडवांटेजेस रहते हैं, और जो हमारा सीरीज कनेक्शन रहता है उसके क्या हमारे डिसएडवांटेजेस रहते हैं। तो यहाँ पे बल्ब जो होता है वो हमारे पैरेलल में क्यों कनेक्टेड होता है, वो इसलिए कनेक्टेड होता है क्योंकि ना जब अपन सीरीज में कोई भी 2-3 डिवाइसेस लगा देते हैं तो अगर हमारा एक डिवाइस खराब होगा तो हमारे बाकी डिवाइसेस भी काम करना बंद कर देंगे। लेकिन हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता। अगर हमारे घर का एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो हमारे घर की टीवी तो बंद नहीं हो जाती, हमारे घर के बाकी अदर डिवाइसेस जो रहते हैं वो ऑलरेडी अपने सही तरीके से सही वर्किंग पे रहते हैं। जो बल्ब हमारा पर्टिकुलर बल्ब खराब होता है वही बस वर्किंग करना, वही बस काम करना बंद करता है ना। तो पैरेलल कनेक्शन के काफी सारे 6-7 एडवांटेजेस मैंने आपको वीडियो लेक्चर में समझाए थे ना, याद है ना आप सबको। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आओ, देखो व्हाट हैपेंस टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो, और जिस भी बच्चे से ये क्वेश्चन नहीं बनाना बहुत पिटाई होगी, याद रखना। यहाँ तक ऐसे बाहर आएगा और ऐसे आपकी डिजिटल पिटाई हो जाएगी, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और काफी बार इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसीलिए आपको ये सारे क्वेश्चंस पे मिस्टेक नहीं करनी है। देखो क्या मैंने, व्हाट हैपेंस टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज्ड। देखो
सबसे पहले तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है ए डिक्रीज, बी इंक्रीज, सी कांस्टेंट, डी नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद होगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे सब लोग बताओ, बिना रेजिस्टेंस के फॉर्मूला के ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा डेफिनेटली। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैं नहीं बताने वाली, सीरियसली मैं नहीं बताऊंगी। इतने बार मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ाई है, इतने बार बताया था रेजिस्टेंस कितने बार सुना रहे थे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, लेंथ क्या होती है, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जल्दी से याद दिलाओ, मुझे तो नहीं याद है, मुझे बिल्कुल नहीं याद है, आप लोग को बताना पड़ेगा रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सबको बहुत बढ़िया यार, तुम्हें तो याद है, मतलब सही बता रहे हो तुम लोग। तो क्या होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू में लेंथ अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस रहता है, यहाँ पे नोट करने वाली कौन सी बात है, एक बार फिर से रेजिस्टेंस का पहले तो फॉर्मूला बोलो। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू में मल्टीप्लाई में लेंथ अपॉन में एरिया। एरिया का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते थे, ठीक है। तो यहाँ से अपन को क्या पता चल रहा है, रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही चीज मैं आपसे डेफिनेटली पूछना चाह रही थी कि रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, या तो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप लोग तो बहुत होशियार हो, सब लोगों ने सही आंसर बताया, बिल्कुल वेल डन, कीप इट अप। रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब कोई भी चीज क्या रहती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है, तो जब वो हमारा, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। तो जब हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल होगा तो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस हाफ होगा। और अगर हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ होगा तो हमारी क्या होगा, रेजिस्टेंस डबल होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंस टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस। मैंने क्या बताया, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा तो हमारी रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया। आसान सा क्वेश्चन था बट ट्रिक था। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। कैसे में हमने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया, सबसे पहले अपन ने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद किया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू में लेंथ अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमें पता चल गया, इस फॉर्मूले से हमें तुरंत ये पता चल गया कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और हमें ये भी चीज, मैंने तो आपको बार बार ये चीज समझाई भी थी कि जब कोई भी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है तो वहां पे क्या होता है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो हमारी रेजिस्टेंस जो होगा वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस कम होगा, कम मतलब कि डिक्रीज होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखो, Why is मैग्नीन used for making स्टैंडर्ड रेजिस्टर? जो मैग्नीन हमारा मेटल होता है वो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में क्यों यूज होता है? ऑप्शन गिवन है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी गिवन है हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी गिवन है हाई कंडक्टिविटी, एंड ऑप्शन डी गिवन है नन ऑफ दिस। पहले बात पता है आपको, जब मैं छोटे में थी ना तो मैं ऑप्शन डी को तो पहले एलिमिनेट कर दिया करती थी कि नन ऑफ दिस तो बहुत कम केसेस में होता है, बट आप ऐसा नहीं करो। बट मैक्सिमम केसेस में यही रहता है कि नन ऑफ दिस, मतलब जब उनके पास कोई ना ऑप्शन नहीं बचते ना लिखने के लिए, तब वो नन ऑफ दिस ऐसी वैसी चीजें इंक्लूड करते हैं। तो चलो मैंने आपको एक ऑप्शन तो बता दिया कि ऑप्शन डी यहाँ पे नहीं है। चलो अब ये 3 में से सही बताओ। गेस करने का नहीं बोल रही हूँ कि 3 में से सही। आपको अगर ये चीजें, तो ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट ना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने जरा भी मेरे साथ अच्छे से पढ़ाई की होगी, फोकस होकर पढ़ाई किया होगा, तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है। मैंने आपको स्टार मार्क भी बनवाया था वहां पे कि ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा याद कर लो, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो याद आ रहा है किसी को? वाया तुम तो पढ़ के आए थे, बिल्कुल मतलब सही बता रहे हो। ए इज द करेक्ट आंसर, सही बताया।
Why is manganese used for making standard resistance? Because manganese metal has no temperature coefficient of resistance. क्लियर है? वैसे तो ये क्लियर ही होगा सबको, मैंने वहां पे लेक्चर में भी क्लियर कर दिया था कि जो हमारा मैग्नीज मेटल होता है उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? लो होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 पे आए। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, हाउ विल द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर चेंजेस व्हेन इट्स लेंथ इज डबल्ड? क्या पूछ रहा है? How will be the resistivity of a conductor changes when its length is doubled? Option A given है remain same, option B given है get doubled, option C given है get half, option D given है get triple। जल्दी से बताओ क्या सही होगा? नहीं याद आ रहा है? मैंने क्या बताया था कि जो हमारा रेजिस्टेंस रहता है वो किस किस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है? मैं पहले ये क्लियर कर दूं, यहाँ पे रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है और मैं आपको क्या बताया कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किस किस पे डिपेंड होता था? वो लेंथ पे डिपेंड होता था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड होता था। लेकिन जो हमारी रेजिस्टिविटी होती थी वो ये सब चीजों पे डिपेंड नहीं होती थी। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड होती थी? मटेरियल पे डिपेंड होती थी। रेजिस्टिविटी हमारी किस पे डिपेंड होती थी? मटेरियल पे डिपेंड होती थी। जो हमारी रेजिस्टिविटी होती थी वो लेंथ पे डिपेंड ही नहीं होती थी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? हाउ विल द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर चेंजेस व्हेन इट्स लेंथ इज डबल्ड? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, रिमेन सेम। जब हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करती, तो तुम चाहे लेंथ को 10 गुना बढ़ाओ, चाहे ट्रिपल करो, चाहे डबल करो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करती, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? रिमेन सेम। चाहे हम लेंथ को कितना भी इंक्रीज कर लें, जो हमारी रेजिस्टिविटी रहेगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। वो जो वायर है वो किस चीज से बना हुआ है, उस चीज पे हमारी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। बाकी किसी भी फैक्टर पे हमारी रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेजिस्टिविटी बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। ये जो रेजिस्टिविटी वगैरह की चीजें आपको क्लियर नहीं हो रही है ना, नहीं समझ में आ रही है, ये मैंने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बताया है, बहुत अच्छे से, मतलब कि पूरा लिख के मैंने पूरी चीजें क्लियर की है कि कब कौन सी चीज डबल होगी तो कौन सी चीज हाफ होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अपन कैसे करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन अपन कैसे करते हैं। सो अभी भी किसी बच्चे को इस सब चीजों पे डाउट है, आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को जाके चेक कर सकते हो। आप इस गिवन कॉन्टेक्ट नंबर जो कि गिवन है 620073333858 पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो और इस कोर्स की सारी डिटेल्स आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने फिजिक्स, जैसे अभी मैं आपको तो फिजिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करा रही हूँ, इस कोर्स में आपको केमिस्ट्री के भी सारे वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे, बायो के भी, इसके साथ साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली आप इसको जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, why is series arrangement not used for connecting domestic electrical appliances in a circuit? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया और इस क्वेश्चन को भी मैंने वीडियोस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया पूरा। इसका शॉर्ट में मेरी प्लेलिस्ट आप जाके अगर चेक करोगे, लेक्चर्स में मेरे जाके आप अगर चेक करोगे ना, तो इसका पूरा एक अलग से वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा। सो क्या क्वेश्चन गिवन है कि जो हमारा सीरीज कनेक्शन है, सीरीज अरेंजमेंट है, वो अपन घर पे क्यों नहीं यूज करते हैं? जो अपने घर में डिफरेंट अप्लायंसेस रहते हैं, जैसे हमारा बल्ब हो गया, टीवी वगैरह हो गई, गीजर हो गया, ये सारी चीजों को अपन सीरीज कनेक्शन में क्यों नहीं लगाते हैं? सीरीज कनेक्शन के बेसिकली हमसे ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सीरीज कनेक्शन के हमसे इसमें डिसएडवांटेजेस पूछ रहा है। तो सबसे पहला तो सीरीज कनेक्शन का डिसएडवांटेज है कि किसी भी एक पर्टिकुलर अप्लायंस को, किसी भी एक पर्टिकुलर डिवाइस को अपन स्विच ऑन या ऑफ नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोगों ने दिवाली वगैरह में वो झालर वगैरह देखी होगी ना, उसमें छोटे छोटे बल्ब अलग अलग लगे रहते हैं और जब अपन पर्टिकुलर एक स्विच से उसको ऑन करते हैं तो सारे बल्ब इकट्ठा जलने लग जाते हैं। तो वो क्यों जलते हैं? क्योंकि वो ना एक साथ सब इसमें सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, हम पर्टिकुलर एक बल्ब को स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो जो सीरीज का अरेंजमेंट का डिसएडवांटेज है वो क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर डिवाइस को अपन पर्टिकुलरली ऑन या स्विच ऑन या ऑफ नहीं कर सकते। और फिर सीरीज अरेंजमेंट का दूसरा डिसएडवांटेज है कि अगर हमारा किसी भी बाय फॉल्ट अगर
कोई हमारा एक डिवाइस जो होता है वो खराब हो जाएगा तो हमारे जो अदर डिवाइसेस रहेंगे वो भी वर्क करना क्या कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे। इसीलिए हम अपने घर में सीरीज कनेक्शन को यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं, उससे क्या होता है कि अगर हमारे घर का कोई भी एक डिवाइस खराब हो जाता है तो बाकी जो अदर अप्लायंसेस रहते हैं वो प्रॉपरली क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे होते हैं। अगर अपन घर में अगर सीरीज कनेक्शन में हर चीज लगा लेंगे तो हमारे घर का अगर एक चीज खराब होगा तो सारी चीजें खराब हो जाएंगी। और भी काफी सारे एडवांटेजेस, काफी सारे इसके डिसएडवांटेजेस और भी थे जो कि आप डेफिनेटली आपने से रीड कर सकते हो। यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप 2 लिख दोगे, 2 सफिशिएंट होगा। वैसे लिखते हैं कि आप 2 लिख दोगे, 2 सफिशिएंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ, द SI यूनिट ऑफ करंट इज, ये तो एकदम हल्का क्वेश्चन है और जिससे भी ये क्वेश्चन नहीं बना सोच लेना कि यहाँ तभी बाहर आएगा और आपकी डिजिटल पिटाई हो जाएगी। याद रख लेना, मतलब स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट कर रही थी इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को तब से एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक मैंने इस चीज को रिपीट किया होगा कि जो करंट की SI यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। करंट की SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो इस पे तो किसी भी बच्चे को मुझे नहीं लगता कि ये चीज नहीं पता रही होगी। एकदम हल्का क्वेश्चन था, आई होप सबका ये क्वेश्चन सही होगा। हाँ बहुत बढ़िया, मुझे पता है तुम लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो यार, तुम्हें कैसे नहीं पता होगा। क्या सही आंसर है, द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, ये काफी बच्चों को भूल सकता है, बताओ क्या होता है। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। वाया तुम तो बड़े इंटेलिजेंट निकले, सही बताया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था, द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। मैंने आपको बार बार ये चीज बताई है कि हर एक इंपॉर्टेंट SI यूनिट को, हर एक फॉर्मूले को आप क्या कर लो, नोट करके प्रॉपर्ली एक पेपर में रख लो और कंटिन्यूअसली सुबह शाम रात जागते सोते उसको रिवाइज करो। हाँ जागते सोते उसको रिवाइज करो ताकि जब ये एकदम देखो डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन SI यूनिट तो डायरेक्ट पूछ रहा है, इसमें तो आपको ना कुछ सॉल्व करना है ना कुछ दिमाग लगाना है। तो ये सब चीजें अपने माइंड पे रखो ताकि जब क्वेश्चन आए आप तुरंत इसको लिखो और आगे बढ़ो, आपका टाइम भी सेव होगा। सो द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। क्लियर है ये क्वेश्चन। अभी तक आपका स्कोर कितना हुआ है, कितने सही क्वेश्चन किए हैं आपने, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इट्स। ये भी मैंने बताया है, अभी ऐसा क्वेश्चन आया था पहले। अब ये क्वेश्चन जिसका भी गलत हुआ उसको पिटाई पड़ेगी। अब याद रखना क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अच्छा ये बता दो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू में लेंथ अपॉन में एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, तो लेंथ जो होती है, जो हमारी लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, रेजिस्टेंस के। और जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, डायरेक्टली की बात कर रहा है। तो डायरेक्टली किस पे, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड होता है, लेंथ पे। तो यहाँ पे तो करेक्ट आ जाएगा लेंथ, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इट्स लेंथ। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे क्या देता है, डिपेंड्स इनवर्सली, अगर यहाँ पे इनवर्सली कर देता तो अपन क्या लिखते, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखते। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डायरेक्टली। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली किसके डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है, लेंथ पे डिपेंड होता है। ये भी क्वेश्चन तो अपन ने किया था डायरेक्ट, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अपन करेंगे ना इसको। सो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 2, 4 एंड 100 ओम इज। अगर हम 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम एंड 100 ओम के रेजिस्टेंस को लेंगे तो जो हमारा लीस्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो अपन को कितना ऑब्टेन होगा, ये क्वेश्चन पे ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, ग्रेटर देन 100 ओम ऑब्टेन होगा, ग्रेटर देन 4 ओम ऑब्टेन होगा। सी ऑप्शन गिवन है ग्रेटर देन 1 ओम। ये ग्रेटर देन और लेस देन के साइन में तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना। फिर ऑप्शन सॉरी यहाँ पे ए बी सी डी, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे डी होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। डी यहाँ पे होगा ग्रेटर देन 2 ओम। यहाँ पे अपन अच्छा देखो, अपन कनेक्ट कौन से ओम को कर रहे हैं, 2 ओम का रेजिस्टेंस अपने पास,
4 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है और 100 ओम का रेजिस्टेंस हो, तो जो हमारा कम से कम रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, जो हमारा कम से कम रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे देखो अपना सबसे ज्यादा छोटा रेजिस्टेंस अपने पास कौन सा है, 1 ओम का सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, तो जो हमारा लीस्ट रेजिस्टेंस जो अपने पास ऑब्टेन होगा, ये अपन को ओम्स में दे रखी है यूनिट है ना, तो जो अपना लीस्ट रेजिस्टेंस होगा वो कम से कम 1 ओम से तो बड़ा ही होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था ना, 1 ओम से तो बड़ा ही होगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको लेक्चर्स में भी कराए ना काफी सारे, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पे 1 ओम का अपना सबसे लीस्ट है ना, 1 ओम सबसे छोटा है, तो अपना लीस्ट रेजिस्टेंस वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 ओम होगा ही होगा। क्लियर है? और जो जिस भी बच्चे को अभी ये सब चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को जाके चेकआउट करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती, दिल से बुरा लगता है जब किसी बच्चे के ना मार्क्स कम हो जाते हैं। तो जिस भी बच्चे को अभी क्लियर नहीं हो रहा है, डेफिनेटली जाके इस कोर्स को चेक करो। सच में मैंने बहुत अच्छे से इन वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा है ना। सो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे भी क्लियर कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, मैं तीनों सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ाती हूँ, और मेरा ये इस कोर्स के साथ मेरा टारगेट है कि हर एक बच्चा जो मेरे साथ पढ़ाई कर रहा है, मैं हर एक चैप्टर को क्लियर करने के बाद आपके प्रॉपरली टेस्ट लेती हूँ, ताकि जो भी चीजें मैंने पढ़ाई है आप वो चीजों को रिवाइज कर सको, और एग्जाम में किस लेवल के किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका आपको अंदाजा हो सके। और हम टारगेट क्या कर रहे हैं, 95% प्लस, हमें 90% 95% तो लाके दिखाना और बोर्ड्स मार्क्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16, अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड एट 1.5 वोल्ट। यहाँ पे ना पॉइंट डेसिमल आप बीच पे लगा लेना, वो आ नहीं रहा था सही से, इसलिए ऐसे लगा हुआ है। सो क्या गिवन है, अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड एट 1.5 वोल्ट एंड 500 मिली एम्पियर, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। तो हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, ओम्स लॉ से हमने क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ से क्या पढ़ा है जल्दी से बताओ। ओम्स लॉ से V = IR, इतना मैंने बता दिया। अब ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर रहे होगे डेफिनेटली, और जो भी जिससे भी ये क्वेश्चन नहीं बना सोच लो बहुत ज्यादा पिटाई होगी, 100% पिटाई होगी, आप याद रख लेना। मतलब यार इतने आसान से क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं बनेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी यार। सोचो जल्दी से, मैंने आपको क्लू दे दिया है, क्लू मैंने आपको दे दिया है इस क्वेश्चन का। रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और ओम्स लॉ से हमें क्या चीज पता है बेटा, ओम्स लॉ से हमें क्या चीज पता है, V = IR होता है। V का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू में रेजिस्टेंस। तो हमारे रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से बताओ, गुस्सा दिखाने लग जाऊंगी। रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट। अब तो आ गया आंसर। पोटेंशियल डिफरेंस अपन को कितना गिवन है, 1.5 वोल्ट अपन को पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, करंट कितना गिवन है, 500 मिली एम्पियर। तो अब डायरेक्ट आप फॉर्मूले पे रख दोगे, रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन देख सकते हो आप, जो देखो वही चीज मैंने बताया ना, करंट को वो हमें क्या बताया था, ओम्स लॉ से कर क्या पता है, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये अपॉन में स्लैश नहीं रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, और ना थोड़ा सा एडिटिंग कमजोर है मेरी, टाइम लग जाता है मुझे ये सब स्लाइड्स प्रिपेयर करने में, तो आप इससे मल्टीप्लाई का साइन कर लेना जो भी प्रोग्रेस। तो आप मेरे साथ लाइव सुन ही रहे हो मुझे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। क्या कर लोगे, ओम्स लॉ से हमें, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देना चाहिए था, ओम्स लॉ से हमें क्या पता है, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में रेजिस्टेंस। तो अपना रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ये स्लैश का मतलब है डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अपन को कितना गिवन है, 1.5 और 1.5 तो ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें करंट गिवन था, यहाँ पे क्वेश्चन में भी आप देखोगे करंट हमें किस में गिवन था, 500 मिली एम्पियर में गिवन था। ठीक है, तो यहाँ पे मिली एम्पियर को अपन किस में चेंज करेंगे, एम्पियर में, और मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए अपन क्या कहते हैं, 10⁻³ से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 1.5 × 10⁻³ अपॉन में 500 करोगे, सो आपका आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा,
3 ओम। बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे बाकी आ जाएगा, बट इस क्वेश्चन में ये ध्यान देने वाली बात थी कि यहाँ पे अपन को करंट किसमें गिवन है, मिली एम्पियर में गिवन है, जिसे अपन पहले एम्पियर में चेंज करेंगे। ठीक है, एम्पियर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ गया ये क्वेश्चन समझ में, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है। कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज passes through it in 10 मिनट। यहाँ पे करंट का आपका काम ओम्स लॉ से तो नहीं बनेगा, ये चीज पहले हम आपको क्लियर कर दें। ओम्स लॉ से मुझे कैसे पता चला, ये क्वेश्चन रीड करते हैं मुझे कैसे पता चला कि अपना ओम्स लॉ से काम नहीं बनेगा। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज passes through it in 10 मिनट। जो हमारा ओम्स लॉ से हमें क्या पता है, करंट का फॉर्मूला तो अपन करंट ओम्स लॉ से अब कब अपन कैलकुलेट कर पाते हैं, जब अपन को पोटेंशियल डिफरेंस और क्या पता रहे, रेजिस्टेंस। बट यहाँ पे अपन को तो सिर्फ चार्ज पता है और टाइम पता है, तो ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला तो अपन नहीं लगा सकते। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में जब लेक्चर हम इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर था तब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो हमारा करंट होता है उसका एक और फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू, बता दूं या फिर रहने दूं, फॉर्मूला बता दूंगी तो आपसे बन जाएगा। आप सोच लो फॉर्मूला बता दूं या रहने दूं, बता दूं, सॉरी बोल रहे हो, मिस्टेक हो गई, नहीं पढ़ा अच्छे से। आज हर एक फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ो, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एक फॉर्मूला की लिस्ट बना लो, उस पर हर एक फॉर्मूले को लिखो। पता नहीं एग्जाम में किस फॉर्मूले से कैसा क्वेश्चन कब उठा के पूछ लेगा और आपके मार्क्स वहीं पे कट हो जाएंगे। इसीलिए अपन को क्या करना है, हर एक फॉर्मूले को याद करके चलना है। सो आज मैं बता देती हूँ, बट आप नेक्स्ट टाइम से याद रखोगे। ठीक है, हर फॉर्मूले को आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है। करंट का जो हमारा फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन में T, चार्ज अपॉन में टाइम होता है। तब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज अपन को गिवन है, टाइम अपन को गिवन है, डायरेक्ट अपन क्या कर देंगे, चार्ज अपन को गिवन है। अब यहाँ पे भी कई बच्चे मिस्टेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे अपन को टाइम किस में गिवन है, मिनट में गिवन है, और मिनट को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को अपन सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सेकंड में कन्वर्ट करना है ना। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू Q स्लैश में T, स्लैश का मतलब समझ में आता है ना, डिवाइड में, हाँ, Q अपॉन में T। तो अपन को चार्ज कितना गिवन था, यहाँ पे देखो चार्ज अपन को कितना गिवन था, 500 कूलम गिवन था, है ना। तो यहाँ पे चार्ज अपन ने रखा 500 और स्लैश में 10 मिनट गिवन था, 10 मिनट को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 600 मल्टीप्लाई अपॉन में, मतलब डिवाइड में 600 आ गया, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 5 अपॉन में 6 को डिवाइड करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 0.83 एम्पियर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, करंट इज इक्वल टू Q अपॉन में T, मतलब कि करंट का एक और फॉर्मूला अपन के पास क्या है, चार्ज अपॉन में टाइम। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ओनली इफ, ये ओम्स लॉ का क्वेश्चन है। ओम्स लॉ में अपन क्या कहते थे, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हेन एंड ओनली व्हेन। अब वही कंडीशन है यहाँ पे, देखो क्या कहते थे, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, या फिर अपन इसे कैसे कह सकते हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन एंड ओनली व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने तो आंसर ही बता दिया, अब तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। The potential difference applied is directly proportional to current only if, ऑप्शन ए गिवन है always, ऑप्शन बी गिवन है never, ऑप्शन डी गिवन है sometime, और ऑप्शन डी गिवन है when temperature remains constant। तो हमारा जो ओम्स लॉ है वो कब अप्लाई होता है, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अपन क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या फिर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। बट ये कंडीशन कब अप्लाई होती है, जब हमारा टेम्परेचर क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, जब हमारा टेम्परेचर सेम रहता है। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ओनली इफ व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले।
क्वेश्चन नंबर 19 देखो, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज, ऑप्शन ए गिवन है एमीटर, ऑप्शन बी गिवन है वोल्टमीटर, ऑप्शन सी गिवन है पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन डी गिवन है गैल्वेनोमीटर। सो मुझे ये सब चीजें जो भी डिवाइस है पहले इसको अपन डिवाइड करते हैं। जो हमारा एमीटर होता था वो क्या मेजर करता था, पहले तो मैं नहीं बता रही, पहले तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो फिर मैं बताऊंगी, वरना मैं अभी चारों चीज को आपको बताऊंगी, रिवाइज कराऊंगी और आपको 40 से आंसर पता चल जाएगा। अब हर क्वेश्चन मैं बता दूंगी तो आप अपनी मेमोरी पे जोर कैसे डालोगे, थोड़ा सा अपने इस दिमाग पे मेमोरी पे जोर डालो और याद करो कि बार बार बताया था कि ये चारों डिवाइसेस कहाँ यूज होते हैं। चारों का तो नहीं, पोटेंशियोमीटर में ये ऑप्शन आपको कवर करने के लिए मैंने पोटेंशियोमीटर एक रख दिया है, बाकी पोटेंशियोमीटर तो नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है ना। पोटेंशियोमीटर अपन 12th में पढ़ते हैं, 12th की फिजिक्स में, 12th में जो बच्चा पढ़ेगा वो पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेगा कि इसके यूजेस क्या होते हैं, किस चीज पे अप्लाई होता है। चलो तो ये तीन में ही बता दो, अब तो आप एक ऑप्शन मैंने एलिमिनेट भी कर दिया। सो देखो, जो हमारा एमीटर होता है वो क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। सो सबसे पहले ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या क्वेश्चन था, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज, हमारा कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपन इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर पाते हैं, तो क्या सही है, एमीटर। एमीटर जो हमारा होता है वो क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा एमीटर रहता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, और एमीटर को हम हमेशा किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन तो पता चल गया, बट मैं आपको तीनों को समझा देती हूँ एक बार। जो हमारा एमीटर होता है वो क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है, और इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है तो ये तो हमें पता है। और ये भी याद रखो कि एमीटर को अपन किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एमीटर को किस में लगाते हैं, ऑप्शन दे देगा सीरीज, पैरेलल और ऐसे कुछ भी ऑप्शन दे देगा चार, आपसे पूछ लेगा। सो इलेक्ट्रिक करंट किससे अपन मेजर करते हैं, एमीटर से मेजर करते हैं, और एमीटर को अपन किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। वोल्टमीटर से अपन क्या मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को अपन वोल्टमीटर से मेजर करते हैं, और वोल्टमीटर को अपन पैरेलल में लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, करंट डिटेक्टिंग डिवाइस होता है। अपन किसी भी सर्किट में अगर अपन गैल्वेनोमीटर लगा देंगे तो जो गैल्वेनोमीटर जो सीरीज में लगता है उससे अपन को ये पता चल जाएगा कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो ये तो अपन को गैल्वेनोमीटर से पता चल जाता है कि करंट फ्लो हो रहा है, और अगर अपन को जानना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है तब अपन उसको एमीटर से मेजर करते हैं। क्लियर हो गया ना, गैल्वेनोमीटर और एमीटर में डिफरेंस क्या होता है। गैल्वेनोमीटर सिर्फ ये बताता है कि इस सर्किट में करंट है या नहीं, लेकिन जो हमारा एमीटर होता है वो क्या बताता है कि इस सर्किट में कितना करंट है। गैल्वेनोमीटर हमें क्या बताता है, गैल्वेनोमीटर हमें ये बताता है कि इस सर्किट में करंट है या नहीं है, बस। एमीटर हमें क्या बताता है, इस सर्किट में कितना करंट है। क्लियर हुआ ये दोनों पॉइंट, दोनों डिवाइसेस, ये एमीटर और गैल्वेनोमीटर सीरीज में लगाए जाते हैं, और जो हमारा वोल्टमीटर होता है उसे अपन पैरेलल में लगाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है, on which of the given resistance does not depend, A length, B cross section area, C temperature, D density। बहुत हल्का क्वेश्चन है, आई होप सबसे बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन रेजिस्टेंस का आ रहा है, मतलब समझ लो कि रेजिस्टेंस टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बता दो मुझे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू में लेंथ अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ पे तो डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी करता है। ये तो हमें फॉर्मूले से ही क्लियर हो गया। आप थोड़ा सा टेम्परेचर और आई बात डेंसिटी की, मैंने बताया था, जल्दी से याद करो। टेम्परेचर पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड होता है, ये बात कभी भी नहीं भूलना, गलती नहीं, ये बात कभी भी नहीं भूलना। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा था, किस पे डिपेंड नहीं करता है, ऑन विच ऑफ द गिवन रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड। हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर हो गया ये सारी चीजें, आपको क्लियर हो गई या नहीं हुई अभी भी? क्लियर है ये सारे क्वेश्चंस? सो आपका जो भी स्कोर रहा हो आप मुझे जरूर बताओ कि आपके 20 क्वेश्चंस में से कि कौन से क्वेश्चन सही थे, कौन से क्वेश्चन सही नहीं थे,
और डेफिनेटली आई होप आपको मेरे साथ ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आया होगा। मैंने हंसी मजाक के साथ हर एक क्वेश्चन को आपको समझा के कराने की कोशिश की है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि सिर्फ आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता चल जाए, क्योंकि आंसर तो आप गूगल से भी निकाल सकते हो, बट मैं ये चाहती हूँ कि हर एक क्वेश्चन के पीछे क्या हमारे कॉन्सेप्ट रहते हैं, किस तरह से एमसीक्यूज क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, कहाँ से दिमाग लगाते हैं, रेजिस्टेंस आ रहा है तो उसका फॉर्मूला याद करते हैं, कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करना रहता है, ये सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ड्रीम क्लासेस में मेरे साथ ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही हर एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ ड्रीम क्लासेस में समझना चाहते हो तो आप ड्रीम क्लासेस ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो। आप उस पर सुप्रिया ताम्रकार, सुप्रिया मैम सर्च करोगे तो आपको डेफिनेटली मेरी प्लेलिस्ट वगैरह वीडियोस वगैरह मिलती चली जाएंगी। उस कोर्स की डिटेल्स भी आप गिवन जो फ़ोन नंबर मैंने आपको बताया था उस पर आप कोर्स की डिटेल्स भी चेक कर सकते हो। बिल्कुल भी लेट मत करो, डेफिनेटली जाओ ड्रीम क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करो एंड उस पर चेकआउट करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी बच्चे के बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कट हो रहे हो। उन लेक्चर्स में मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके समझाया हुआ है, जिससे आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। सो ऐसे ही ड्रीम क्लासेस में मेरे साथ पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।